मेरू गाँव घर जमे के बाद दूसरी फिल्म में जो अपना पैसे लागत निकाल रही थी, उन्हें मतलब बेसिक्स भी नहीं मालूम है, उन्हें पता ही नहीं है। तो फिर चलेंगी कैसे? तो चलेंगे कैसे, क्या कि हमारी ऑडियंस को भी कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, ऑडियंस तो फिर है ही, क्योंकि ऑडियंस तो है ही नहीं। खान बंधु के आने से पहले आप देखिए अमिताभ को छोड़ के सब पंजाबी थे। यहाँ पर म्यूजिक इंडस्ट्री ज्यादा है, एल्बम शूट करते हैं। मैंने उन्हें कई बार कहा तुम्हारे उसमें कई फ्लॉज हैं, उसे समझ लो मुझसे। अच्छा। वो अवॉइड करते आना, उनके ईगो हर्ट्स होते हैं, है ही नहीं, कंपटीशन है ही नहीं और मुनाफा भी नहीं है। नहीं तो आदमी कंपटीशन नहीं भी है तो ये सोचेगा कि यार कम से कम मुनाफा तो और अच्छा करूंगा तो और अच्छा आएगा, वो भी नहीं है। अगर आप राघव जुयाल को बोलोगे एक फिल्म के लिए तो वो 15-20 लाख, मतलब वो सस्ते में अगर करेगा भाई बंदी में तो 15-20 लाख में, उतने में तो अधिकतर फिल्में बन रही हैं। उसको हम कैसे रोके? नहीं वो क्यों रुकेगा? आप वो तो इंडिविजुअल चॉइस होती है, वो कभी नहीं रुकेगा। मैं ये कह रही हूँ अगर हम उस टैलेंट को वो जब रोकना यहाँ चाहें, रोक ही नहीं सकते। मैंने कहा कि वो तभी रुकेगी अगर यहाँ इंडस्ट्री होगी, क्योंकि मेरा मानना है कि गढ़वाल में ऐसी पॉसिबिलिटी है, गढ़वाल कुमाऊं में, कि कोई फिल्म करोड़ भी कमा सकती है। 99% कैमरामैन वहाँ पर असिस्टेंट के भी लायक नहीं। आपका कैमरामैन बुरा ना माने। नहीं नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। आज जो हमारे गेस्ट हैं, मेरा सौभाग्य है, मैं कहूँगी कि मोर देन 3 डिकेड्स वो उनको फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा अच्छा अनुभव है। बॉलीवुड हो या उत्तराखंड की फिल्मों से हो, उत्तराखंड फिल्म जगत से। बहुत टाइम तक बॉलीवुड में रहने के बाद वो वापस मूव किए अपने उत्तराखंड को और लगा कि उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहिए। उत्तराखंड को कैसे, जो उत्तराखंड का कमज़ोर सिनेमा है उसको थोड़ा सा मजबूती कैसी प्रदान की जाए, तो इसके लिए वो वापस आए उत्तराखंड में और उत्तराखंड में कुछ काम करने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। उन्हें लगा उन्हें उत्तराखंड में कुछ करना चाहिए। अगर आपको याद हो तो दूरदर्शन पे बहुत पहले एक नाटक आता था कसौटी ज़िंदगी की, उसको वहाँ से उन्होंने एज अ डायरेक्टर अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की और चलते चलते आज जो हमारे उत्तराखंड के अभी हाल ही में रिलीज़ हुई एक मूवी है मेरू गाँव की बाट, जो जौनसारी फिल्म है, पहली जौनसारी फिल्म, उसको एज अ जो डायरेक्टर है, जो डायरेक्ट करने का श्रेय है वो भी उन्हीं को जाता है। तो मुझे लगता है नाम तो आप जान ही गए होंगे, फिर भी मैं बताती हूँ आपको। मेरे साथ आज आदरणीय अनुज जोशी जी हैं, उत्तराखंड सिनेमा के एक जाने माने डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं और बहुत सी फिल्मों का डायरेक्शन उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक किया है। तो मेरा सौभाग्य आज आपको उनसे मुखातिब करवाती हूँ। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर, कैसी जर्नी रही अभी तक, मोर देन 3 डिकेड्स? नहीं, मैं कभी रिग्रेट करता नहीं हूँ। बहुत कुछ सोचा था जो नहीं हो पाया, बहुत कुछ ऐसा भी हुआ जो सोचा नहीं था, तो अच्छा था। जो ईश्वर करता है वो अच्छा करता है, इस पे बिलीव कर। तो फिल्मों में जाना कैसे हुआ? इंटरेस्ट था या कुछ परिस्थितियाँ बनी? तो ये एक्चुअली परी कथाओं जैसी कहानी है कि पहली बार जब मैंने अपनी फिल्म देखी, कोई लाइफ में फिल्म सिनेमा हॉल में, तो टीवी घर में होते नहीं थे उस ज़माने में, फादर लेते नहीं थे। ऐसे नहीं है कि लोगों के यहाँ नहीं थे, पर फादर को ये था कि बच्चे बिगड़ जाएंगे तो नहीं लेते। और 6 में मैंने पहली फिल्म सिनेमा हॉल में देखी और मैं इतना डूबा कि घर आकर मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे रास्ता मिल गया, मैंने बड़े होके फिल्म बनानी। और ये चीज़, साल में एक फिल्म अलाउड थी घर में और 7th पास किया तब एक फिल्म देखने को मिली। मैं वापस घर आया, मैंने कहा हाँ, इरादा और पक्का हो गया, मुझे यही करना है। ऐसी 8th में 9th में हर साल मैं फिल्म देखता था एक, क्योंकि हमें अलाउड थी कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप एक फ़िल्म देख सकते हो। तो ऐसा हाई स्कूल तक चलता रहा और ये सपना बनता गया। तो यहीं से फिर स्टार्टिंग हुई है। तो जैसे आप उत्तराखंड में अभी हैं और आप बिलोंग भी उत्तराखंड को करते हैं, भले ही आप कहीं भी काम किया हो आपने, उत्तराखंड की जैसे कहते हैं पहली जो मूवी है हमारी वो जगवाल है। तो जगवाल से जो मूवीज़ का सफ़र शुरू हुआ उत्तराखंड में और चलते चलते आज जहाँ तक हम पहुँचे हैं, कितना सेटिस्फेक्शन होता है आपको? नहीं, सेटिस्फेक्शन की तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, सेटिस्फेक्शन होना भी नहीं चाहिए। पर हमारे यहाँ तो उल्टा ही हुआ है कि शुरुआत में एक बहुत अच्छा ग्राफ जगवाल के बाद घर जमे से खड़ा हो गया था और ऐसा लगा था कि एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। पर उसके बाद आज तक अगर देखा जाए तो डाउनफॉल ही रहा है और हमारी ऑडियंस सिनेमा हॉल में एक तरह से ट्रस्ट खो चुकी है कि गढ़वाली फिल्म देखना जाना चाहिए। तो सेटिस्फेक्शन की कोई बात ही नहीं है।
एक तरह से ये सिर्फ उत्तराखंडी सिनेमा सिर्फ नाम का चल रहा है। क्या कारण लगता है आपको? कई कारण हैं, लेकिन बेसिक वजह ये हुई कि घर जमे के बाद जो भी फिल्में बन रही थी टिल टुडे, उनमें 99% फिल्में वो हैं जो नॉन टेक्निकल लोग बना रहे हैं, जिन्हें सिनेमा की ABC नहीं आती और वो सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो ये मानते उन्हें आता है। जब आपको लगता है आपको आता है तो फिर आप सीखोगे कैसे? तो नॉन टेक्निकल लोग जो ट्रेन नहीं है उन विधाओं के लिए, स्पेशली डायरेक्शन और राइटिंग का पक्ष अगर कहूँ तो ये दो पक्ष ऐसे हैं कि जिन पर ट्रेन लोग हमारे पास नहीं हैं। और क्योंकि हमारा जो टैलेंट, ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में जो इन विधाओं के लिए टैलेंट होगा वो मुंबई चला जाता है बॉलीवुड में, वो यहाँ क्यों करेगा काम? वो वहाँ चला जाता है, वहाँ से नहीं आता बनाने। मैं तो आ गया था गलती से, पर बाकी लोग जो है जो इसमें ट्रेंड है वो यहाँ नहीं आते, तो सिनेमा इसलिए खड़ा ही नहीं हो पाया। इसके अलावा और क्या वजह लगती है आपको? थोड़ा सा जैसे हमारे यहाँ मुझे लगता है कि कोई प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, गाइडेंस की भी शायद थोड़ी सी, क्या ये चीज़ें मायने? नहीं, मैं ऐसा नहीं है। ऐसा मैंने कहा कि देखो, कोई भी, मैंने भी सीखा, कोई भी जाकर बॉलीवुड में या कहीं सीख सकता। सीखोगे तो आप किसी प्रॉपर इंडस्ट्री में, जब यहाँ इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो पाई तो यहाँ कैसे सीखेंगे? सीखेगा कोई भी मुंबई जाकर ही या चेन्नई जाकर ही या हैदराबाद जाकर ही। तो वो जो वहाँ सीखने चला गया उसको फिर बड़ा सपना दिख जाता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, तो वो क्यों आएगा यहाँ पर? तो यहाँ से कुछ भी कर लो आप, अगर यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दोगे क्या करोगे? एक गवर्नमेंट अगर खोल भी देगी, उसे करके भी लोग वहाँ जाएंगे। एक्सपोजर वहाँ है। क्योंकि एक्सपोजर वहाँ है। लेकिन उसके साथ दूसरी वजह भी एक है, वो और यही दो वजह है बेसिकली, और दूसरी सेकंड है, लेकिन सेकेंडरी है रीज़न कि हमारे गढ़वाल कुमाऊँ की, गढ़वाली और कुमाऊनी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वो एजुकेशन का मीडियम है नहीं, तो वो सिर्फ घर में ही बोली जाती है, और वो भी हम जनरेशन को ट्रांसफ़र तो होती नहीं है, तो गांव में ही बोली जाती है। जो गांव से नीचे आ जाता है वो हस्बैंड वाइफ तो बोलते हैं, बच्चों को बोलते नहीं है, तो उनकी भाषा रही नहीं हो, तो भाषा वर्ग ही नहीं है हमारा, तो सिनेमा का दर्शक कहाँ से रहेगा? तो इसलिए वो बहुत बड़ी वजह है कि सिनेमा डेवलप नहीं हो पा रहा। एक चीज़ जैसे, क्योंकि आप भी सोशली एक्टिव रहते हैं, हम लोग भी, आप तो खैर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो एक आम जन की एक बातें होती हैं, मतलब हम लोग तो डायरेक्टर्स, हमारा फील्ड भी नहीं है, लेकिन एक आम जन में जो बात होती है वो ये हो रही है कि जो गवर्नमेंट है वो अब सब्सिडी बड़ी अच्छी दे रही है और सब्सिडी की वजह से मूवीज़ बन रही हैं। कितनी सच है ये बात? नहीं, ऐसा है ना कि मूवीज़ तो 83 में जगवाल बन चुकी थी, और 83 से आज 2024 तक कई मूवीज़ बनी। मूवीज़ हमेशा बनती रही हैं, सब्सिडीज़ के कारण ये हुआ है कि ज़्यादा बनने लग गई, पर मूवीज़ तो लोग बना रहे थे जिनको अपनी भाषा से प्यार था, या जो भी किसी को शौक़ था, किसी को ग्लैमर का शौक़ था कि हिंदी तो नहीं बना पाऊँगा, चलो गढ़वाली तो बना ही लेंगे, लेकिन लोग बना रहे थे। ऐसा नहीं है कि इस मामले में तो गढ़वाल बहुत आगे था कि कोई दर्शक नहीं था, रिटर्न नहीं था, फिर भी लोग फिल्में बना रहे थे। अब सब्सिडी भी जो है 50% है सिर्फ, उससे ज़्यादा कोई देगा भी क्यों? लेकिन 50% में भी क्या है कि हमारे सिनेमा हॉल्स की जो सिचुएशंस है गढ़वाली फिल्मों के लिए, वहाँ से बाकी 50% भी रिकवर करना आसान नहीं है, होता ही नहीं है। तो सिर्फ सब्सिडी के लिए बना रहे हैं ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, सब्सिडी के कारण बहुत ज़्यादा फिल्में बनने लग गई, ये सच है। पहले 4-5 साल में एक फिल्म बनती थी, अब एक साल में 15-15 फिल्में बन रही, वो बिकॉज ऑफ सब्सिडी, वो नो डाउट। पर फिल्में पहले भी बनती थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बनती थी, आज भी बन रही है। आज भी बन रही है। आपने अभी तक कितनी मूवीज़ डायरेक्ट कर ली होंगी, और आपको कौन सी जो आप खुद को, जिसमें आपको लगता होगा कि इसमें काम हुआ है? मतलब एक होता है ना, खुद को आप नहीं, ऐसा नहीं बोलते रहते हैं। नहीं, वो उसमें ऐसा होता है कि देखिए, मैंने लगभग 15-16 फिल्में बनाई हैं, जिनमें से 6 सिनेमा हॉल में आ चुकी हैं, और 10 एक फिल्में ऐसी थी जो आपकी सीडीज़ फॉर्मेट के लिए बनाई गई थी, सीडी पर आई थी। सारी मुझे पसंद है, हर एक में अलग अलग। जैसे आपने किसी दिन कोई एक आप अगर कुक हैं और आपको आज आपके पास हलवा बनाने के लिए काजू भी है, बादाम भी है, किशमिश भी है, और उस दिन आपने अगर हलवा बनाया, और एक होता है कि आपके पास इन तीनों में से तब भी हलवा बनाया, तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। उसी लगन से वो हलवा भी बनाते हैं जिसमें ये सब चीज़ें नहीं होती। मेरा मतलब प्रोडक्शन वैल्यूज से है। किसी फिल्म में अच्छा बजट होता है, आप उसे और अच्छा बना पाते हो,
किसी में उतना बजट नहीं होता है, उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन वो मेरी ऐसी कई फिल्में जो बहुत लो बजट में बनी थी, सुविधाएं नहीं थी, पर वो बहुत पॉपुलर हुई। तो ऐसा कोई एक सब्जेक्ट को मैं नहीं कह सकता या एक प्रोजेक्ट को, मुझे सारे पसंद है अपने। अच्छा, आपको सारे हाँ, मैंने वाहियात कुछ बनाया ही नहीं मेरी तरफ से, तो हाँ, मुझे सब पसंद है ऐसा। जैसे आप बजट की बात कर रहे हैं तो हम अमूमन ये देखते हैं कि डायरेक्टर का काम होता है कैमरे के पीछे से सब कुछ डायरेक्ट करना बेसिकली, लेकिन जो फंडिंग है वो कहीं और से आती है, प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके लिए। उत्तराखंड में क्या स्थिति है प्रोड्यूसर्स की? नहीं, उत्तराखंड में देखिए 3 तरह के प्रोड्यूसर्स हैं। अच्छा। 3 तरह के लोग ही फिल्में बना रहे हैं। पहला, जो उसको कुछ नहीं पता है, उसे लगता है कि इस फिल्म सिनेमा लाइन है और इसमें शायद पैसा कमा सकता हूँ, तो उसको बरगलाया जाता है, झूठ बोलकर उसको पैसा लगवा दिया जाता है। उसे लगता है काफ़ी हो जाएगा, फिल्म के उसमें रहता है वो, ग्लैमर में। तो एक तो धोखे वाला है। दूसरा ऐसा है कि जिसको रिटर्न का इतना इंटरेस्ट नहीं होता, उसको प्यार होता है अपनी कल्चर से, लैंग्वेज से, उसे पता है कि नुकसान होना है, पर वो चाहता है कि फिल्म बने मेरे यहाँ। तो दूसरा इस तरह का है। एक तीसरा बहुत कैलकुलेटिव है, वो देख रहा है कि सब्सिडी मिल सकती है, वो अब ज़्यादा आए हैं कि सब्सिडी भी आएगी और शायद ये सिनेमा उठ जाए, उसे ये भी उम्मीद रहती है, तो वो उस वे में, कैलकुलेटिव वे में बना रहे हैं। तो 3 तरह के प्रोड्यूसर्स हैं और सबके लिए वो अवेलेबल होते हैं कि जिसको जैसा जो मिल गया। तो मतलब यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी है, प्रोड्यूसर्स अच्छा पैसा लगाते हैं मूवीज़ में? कई हैं जो बहुत अच्छा भी लगा रहे हैं, कई ऐसे हैं जो बहुत कंजूसी से बस कैसे भी फिल्म रिलीज हो जाए बस उतना कोशिश करते हैं। तो पेइंग कैपेसिटी एक, खासकर जो गढ़वाली या कुमाऊनी लोग हैं, वो कई ऐसे हैं जो बिगीज़ हैं आज की तारीख में। कोई बिल्डर है, कोई प्रॉपर्टीज़ में है, कोई इंडस्ट्रिस्ट है, लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। तो जैसे अभी तक हम देखते हैं उत्तराखंड में, आप कह रहे हैं प्रोड्यूसर्स भी हैं जो पैसा लगाते हैं, आप लोग हैं, आप डायरेक्टर्स भी हैं, और मैंने देखा है फिर भी हमारा सिनेमा, अगर मैं बात करूं, कंपेयर करूं दूसरे अदर स्टेट से, तो स्टैंड ही नहीं कर पाया है। मतलब अभी स्टैंड करना तो बड़ी, जैसे वो रेंग, मतलब कहते हैं ना, वो रेंगना ही अभी चल रहा है, कुछ उस तरह का भी कुछ हमने रिमार्केबल कुछ किया ही नहीं है। क्या है इसके पीछे का? मैंने वैसे बताया ना आपको कि यहाँ पर 99% फिल्म में नॉन टेक्निकल लोग बना रहे हैं। वो सो कॉल्ड डायरेक्टर्स हैं, सो कॉल्ड राइटर्स हैं। अच्छा। और जहाँ तक बाकी चीज़ों की बात है, जैसे स्पेशली अगर मैं एक्टर्स की बात करूँ, तो एक्टर्स का पूल उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि कोई बहुत अच्छा एक्टर होगा, उसमें आग है कुछ करने की, तो वो में चला जाएगा। जो यहाँ बचे हुए हैं उनके लिए कंपटीशन नहीं है कि उसको, क्योंकि इंडस्ट्री फिजिबल होती है जब कि कोई फिल्म अच्छा कर रही है और किसी एक्टर को पसंद किया जा रहा है उसमें, तो उसे पता है कि मैं और अच्छा करूँगा, तो मुझे आज अगर 2000 पर डे मिल रहा है तो कल 5000 पर डे मिलेगा। तो ये कहाँ होता है? जहाँ इंडस्ट्री का कोई स्तर बन जाता है कि जहाँ पर एक के बाद एक पैसा, मुनाफा कमाने वाली फिल्में आए। तो मुनाफा तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइज़ भी छोटा है। मैंने बोला ऑडियंस हमारा बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहता सिनेमा में, तो गढ़वाली सिनेमा में स्पेशली, तो फिजिबल है नहीं, जब प्रॉफिट में नहीं होगी इंडस्ट्री तो कोई भी उस तरह की मेहनत भी नहीं करेगा कि उसे पता है कि और एक्स्ट्रा करने का भी रिजल्ट ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। कंपटीशन नहीं है ही नहीं, कंपटीशन है ही नहीं, और मुनाफा भी नहीं है। नहीं तो आदमी कंपटीशन नहीं भी है तो ये सोचेगा कि यार कम से कम मुनाफा तो और अच्छा करूँगा तो और अच्छा आएगा, वो भी नहीं है। आप कितना भी अच्छा बना लो, कितना भी ख़राब बना लो, रिजल्ट आसपास ही है। हाँ, बस ये है कि अच्छा बनाते हो कुछ लोग तारीफ़ कर देते हैं, ख़राब बनाते हो लोग बुराई नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन पर सिर्फ उस तारीफ़ के लिए तो कौन मेहनत करेगा। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कुछ रिमार्केबल बनना जब तक मुनाफे वाली इंडस्ट्री नहीं आती। मुनाफा कंपटीशन लाएगा, कंपटीशन क्वालिटी लाता है। मुनाफा कैसे आएगा फिर? आपको क्या लगता है, क्या क्या ऐसे पिन पॉइंट्स हैं जिसमें कि हम वर्कआउट करें तो कुछ मुनाफा आ सकता है, या एक साथ तो नहीं आएगा, बट कैसे हो सकता है ये सब? उसमें 2 बड़ी चीज़ें हैं जो अगर हो पाती हैं, जिसमें संयोग या ईश्वरीय हाथ भी चाहिए। जैसे क्या होता है कि ये हाल ना कई इंडस्ट्रीज़ के रहे, इतने ख़राब नहीं पर बहुत ख़राब। जैसे भोजपुरी सिनेमा है, भोजपुरी सिनेमा में एक दौर बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में 20 साल का ऐसा दौर आया, वहाँ लगभग 75-80 के बाद से लेके 2000 तक
कि वहाँ पर फिल्में बन ही नहीं रही थी, बन रही थी तो ये स्थिति में थी जो गढ़वाली सिनेमा जहाँ है। लेकिन 2000 के आसपास वहाँ एक फिल्म आती है। उस वक्त जब कोई फिल्म वहाँ पर मुश्किल से कोई सुपर हिट फिल्म किसी ज़माने में वो 20-30 लाख कमा गई थी, 40 लाख, तब उस फिल्म ने अचानक 20 करोड़ रुपए कमाए। और उसके बाद उस 20 करोड़ के उस ग्लैमर में उससे क्या हुआ कि लोगों का भी ध्यान, क्योंकि 20 करोड़ का कोई फिल्म कमा रही थी और नहीं, लोग भी देखने गए। तो वहाँ से एक रास्ता बना भोजपुरी में कि आज वहाँ पर कोई भी जो 4-5 बड़े स्टार हैं वो 40-50 लाख तो एक फिल्म का ले रहे हैं। ऐसा ही मराठी में हुआ था। मराठी बहुत ख़त्म सिनेमा था। 2015 तक मराठी में कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जिसने 60-70 लाख का बिजनेस भी किया हो। लेकिन 2015 में वहाँ एक फिल्म आती है, 2015-16 में, सैराट नाम से, और उसने अचानक से 150 करोड़ रुपए का बिजनेस कर दिया। तो रिजल्ट ये, तब से अब तक वहाँ पर जो भी फिल्में बन रही हो 5 करोड़ की, 8 करोड़ की ऐसे बन रही हैं। तो ईश्वरीय हाथ चाहिए कि कोई एक फिल्म हमारी कुछ ऐसी पॉपुलर हो जाए कि उसको सब लोगों को हो जाएगी यार ये तो देखनी है। तो जिस दिन ऐसा हो गया और वो फिल्म 3-4-5 करोड़ रुपए कमा लेती है, तो उसका फर्क ये पड़ जाएगा कि आगे के लिए भी दर्शकों का एक तो रास्ता खुल जाता है कि चलो यार नहीं, देखी जा सकती है गढ़वाली फिल्में, वो भी आने लग जाएंगे। और कंपटीशन ऐसा खड़ा हो जाएगा कि कोई भी प्रोड्यूसर चाहेगा कि उसको वो क्रॉस करना है, तो वो फिर उसे भी ध्यान में आएगा कि यार ये हम जिन पे पैसा लगा रहे हैं, जिन डायरेक्टर्स पे, उनके बस का ही नहीं। क्योंकि वो फिल्म जो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो ये किसकी होगी ये नहीं पता, क्या होगी ये भी नहीं पता। ये 100% है वो अच्छी फिल्म होगी, और अच्छी फिल्म तो कोई अच्छा टेक्नीशियन ही बना रहा होगा। तो पहला तो ईश्वरीय चांस है कि कोई ऐसी फिल्म आ जाए जो ये रास्ते खोल दे और लोगों को ये दिखने लगे कि नहीं भाई 5 करोड़ भी यहाँ से कमाए जा सकते हैं, और वो चांस पर है। और दूसरा है कि यहाँ 4-5 अच्छी क्वालिटी टेक्नीशियन रहे एज ए राइटर डायरेक्टर, और वो लगातार अगर अच्छी फिल्म देंगे तो उन 4-5 फिल्मों में से अगर रिजल्ट नहीं भी आएगा तो कोई एक फिल्म 100% वहाँ पहुँच जाएगी फिल्म। लेकिन वो पॉसिबल नहीं लग रहा है कि कोई लगातार 4-5 फिल्में ऐसे बनाते रहें। तो ऐसा, क्योंकि जो भी अच्छा टेक्निकल आदमी है वो गढ़वाली सिनेमा में क्यों अपनी काबिलियत को बर्बाद करेगा, वो में चला जाएगा, तो वो सूरत दिखती नहीं। तो जैसे आप तो आपका कहना है कि जो अच्छे हैं वो यहाँ से उठकर मुंबई निकल जाते हैं और फिर वहाँ पे अपना हुनर दिखाते हैं, वहाँ पे बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन जैसे मैं आपकी बात करूँ तो आपने मुंबई का दौर आपने देखा है, बहुत करीब से देखा आपने, वहाँ पे बड़ी अच्छे डायरेक्शंस भी आपके रहे हैं, देन आप वापस आए। तो आप कितना कैपेबल मानते हैं खुद को कहाँ सोचते हैं आप? क्या ऐसी मूवीज़ जो आप बना रहे हैं उनमें कोई ऐसी मूवीज़ आ सकती है? नहीं, आई भी। देखो, मेरू गाँव बहुत पॉपुलर फिल्म थी। प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो बोला वो एक चांस आता है कि वो मेरू गाँव घर जमे के बाद दूसरी फिल्म में जो अपना पैसे लागत निकाल रही थी। अच्छा। आप सोचिए 43 ईयर्स में दूसरी ही फिल्म थी ऐसी, इतने सालों में कोई और नहीं आ पाई। तो मैं वो कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए क्या होता है कि मुझे भी प्रोड्यूसर के सपोर्ट चाहिए होती है उसमें। प्रोड्यूसर से मतलब कि वो फिल्म है मेरे दिमाग में, और शायद ये कोई गारंटी तो कोई नहीं दे सकता कि मैं किसी को कहूँ 100% यही होगा। लेकिन उन सब प्रोड्यूसर्स आते हैं, वो कोई चाहता है थ्रिलर बना दो, कोई चाहता है हॉरर बना दो, कोई चाहता है उसमें ये भी हो उसमें वो भी हो, चाहिए सबको बड़ी हिट। लेकिन वो कुछ बातों को नहीं, क्योंकि सब बॉलीवुड से इंस्पायर्ड होते हैं जो हमारे पास आते हैं। उन्हें ये सेंस नहीं पता कि जो बॉलीवुड दे रहा है अगर वो भी वही दूंगा अगर मैं उत्तराखंडी दर्शकों को, तो क्यों आएंगे देखने? फिर तो शाहरुख है ना, शाहरुख की फिल्म देखने आएंगे लोग। जैसे मेरू गाँव की कामयाबी ये थी कि मेरू गाँव में वो इश्यूज थे, वो इमोशंस थे जो गढ़वाली या कुमाऊनी ऑडियंस को चाहिए। क्योंकि वो इमोशन कभी भी गांव के लिए कोई इमोशन है, गांव की कोई खोई चीज़ों की यादें हैं, वो भी उत्तराखंडी गांव की, तो वो तो शाहरुख की फिल्म में पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं उन्हें समझाता हूँ प्रोड्यूसर्स को कि आप मेरे गांव की बाट में, जैसे हुआ मेरे गांव की बाट जो है ब्लॉकबस्टर एक तरह से, मतलब वहाँ जौनसारी समाज में ये हो रखा है कि आप सोचिए हरिद्वार में सिर्फ 400 परिवार है जौनसार के, तो हरिद्वार में लगाने का चांस ही नहीं था। लेकिन उन 400 लोगों ने सिनेमा हॉल के टिकट उन्होंने बोला हम खरीद रहे पहले एडवांस में, यहाँ लगाओ। क्योंकि उन्होंने एक कमाल की फिल्म तो है ही, उनको
उन्होंने एक नारा दे दिया, फतवा दे दिया है जो अंसारी समाज ने कि जो अंसारी इस फिल्म को नहीं देख रहा है यानी वो जो अंसारी नहीं है। अच्छा। वो वहां तक पहुंच गई क्योंकि उसमें वो सब है। वो मैं गढ़वाल में भी करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं जो पैसा लगा रहा है कि गढ़वाली ऑडियंस को क्या चाहिए। फिर उसमें दूसरी बात क्या है कि उनकी पहली फिल्म थी, प्लस वो कल्चर को बहुत ज्यादा मानते हैं अपने, तो वो एक अच्छी फिल्म के लिए टूट पड़े। हमारे यहाँ क्या, मैं ये गारंटी किसी को नहीं दे सकता कि ऐसी फिल्म पे लोग टूट ही पड़ेंगे। ये पक्का है कि टूटेंगे ऐसी फिल्म के लिए, लेकिन 100% टूट पड़ेंगे मैं ये नहीं कहता। किसी और के नहीं टूटेंगे, ये तो मैं जानता हूँ। कोई भी फिल्म 4-5 करोड़ गढ़वाली में कमाएगी तो ये पक्का है कि उसमें बॉलीवुड वाला मसाला नहीं चलेगा। उसमें उनके गांव, वो चीजें जो वो खो चुके हैं वो याद करते हैं। उनका जंदरी होता था, पर्या है, जिस तरह से गांव में माहौल होता था, जैसे गांव के वो कैरेक्टर होते थे जो थोड़े बहुत उसमें से मेरुओं में थे। पर और भव्य स्तर पर यदि उन चीज़ों को किया जाए तो चांस है इस तरह की फिल्म का। लेकिन मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए वो रिस्क लेने के साथ उस बंदे को वो समझ भी हो जो पैसा लगा रहा है कि हाँ यार ये चीज़ चल सकती है। तो आपका कहना है प्रोड्यूसर्स का काफी इंटरफेरेंस होता है? नहीं, इंटरफेरेंस नहीं। उस वक्त जब वो बाद में, मैं तो कभी करूंगा ही नहीं फिल्म, जब वो लगा रहा होता है तो उसकी इंटरफेरेंस की बजाय उसकी ख्वाहिश होती है। अच्छा, कुछ ऐसा बना दो, कुछ वैसा बना दो, ख्वाहिश होती है। अब एक आदमी पैसा लगा रहा है ख्वाहिश के लिए तो लगा रहा है, तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन फिर उसके पैमानों पर भी बनाता हूँ। नहीं, वही मैं कहना चाह रही हूँ। जैसे आपका कहना है जो पैसे लगा रहा है, बेसिकली अगर देखा जाए तो उसका फील्ड नहीं है मूवीज़, उसका फील्ड नहीं है डायरेक्शन, उसको नहीं पता है क्या देखना है, क्या चलेगा। उस प्रोड्यूसर के पास एक अमाउंट है जिसको वो लगाएगा। तो मेरे हिसाब से प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टर पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, पर क्या होता है, प्रोड्यूसर के पास सिर्फ अमाउंट नहीं होता, उसके पास एक सपना भी होता है, एक ख्वाब भी होता है ऐसी फिल्म हो। और अधिकतर लोग जो इस लाइन में होते हैं वो एक ऐसे ग्लैमर में होते हैं कि वो 70s की फिल्मों से बहुत इम्प्रेस रहते हैं। आज भी जो गढ़वाली सिनेमा बर्बाद हुआ है उसकी वजह यही है कि वो 70s की फिल्मों से आज भी इंस्पायर्ड है कि जैसे एक हीरो होंगे, एक हीरोइन होगी, उनमें रोमांस भी होगा, उनके रोमांटिक सॉन्ग्स भी होंगे, उसमें एक विलेन भी होगा। कुछ अलग नहीं चाहते, वो उनकी सोच ही नहीं वहाँ तक। जैसे मैं बहुत कम फिल्मों में मेरे हीरो हीरोइन होते, मैं नहीं कह रहा हीरो हीरोइन होनी नहीं चाहिए, अगर कहीं लगता है कहानी में बनता है तो ठीक है। जैसे मेरू मौत थी, उसमें देयर वर नो हीरो नो हीरोइन। उसमें हीरो जो थे वो 70 ईयर्स ओल्ड एक शख्स है, नहीं पेरेंट्स भी नहीं, मतलब एक 70 ईयर्स ओल्ड शख्स है जो गांव से चिपका हुआ है कि मैं गांव नहीं छोड़ूंगा चाहे दुनिया चली जाए। और लोगों ने बहुत पसंद किया, उसमें कोई यंग वो नहीं थे बच्चे। तो क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर्स के पास अमाउंट के अलावा सपना भी होता है, और उनमें से कईयों को होता है कि यार जब मुझे पता है गढ़वाली फिल्म में पैसा लगाने, कई तो ऐसे हैं कि फिल्म लगा के जब होना ही कुछ नहीं है तो मैं जो सोचता हूँ वो क्यों ना बनाऊँ। तो ये भी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ सब्जेक्ट पर, तो मुझे उनके हिसाब से चलना पड़ेगा ना कि भाई सब्जेक्ट वो कैसा चाहते हैं। हाँ, उसके अंदर क्या करना है फिर वो बहुत इंटरफेयर नहीं कर सकते मेरे साथ। ऐसा इंटरफेयर ना, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरे को तो नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर बनाऊंगा मैं अपने हिसाब से ही। पर वो जो मैं बनाना चाहता हूँ वो सब्जेक्ट से शुरू होता है ना, कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, वो तो सब्जेक्ट से शुरू होता है। जैसे मैं आजकल देखती हूँ काफ़ी नए बच्चे भी जो हैं वो शॉर्ट फिल्म्स में खूब आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्शंस जो हैं, क्योंकि जब से मोबाइल पे और ये हैंडी हुई हैं चीज़ें, तो काफ़ी सारी शॉर्ट मूवीज़ बन रही है। और उनमें मैंने कुछ देखा तो कुछ अच्छी थीम्स भी होती हैं, 10-10 मिनट की हैं, 20-20 मिनट की हैं। तो हम लोग लेकिन हम बड़ी मूवीज़ में नहीं कर पा रहे हैं। वो ये यंग जनरेशन जो है, अगर मैं बात करूँ तो इतने टाइम में कोई ऐसा कलाकार भी नहीं है जो बिल्कुल रिमार्केबल हो गढ़वाली इंडस्ट्री में, हमारी फिल्मों में, कि कोई ऐसा हीरो हो या कोई ऐसा, मुझे मतलब अगर मैं बात करूँ कोई ऐसा ये क्या है, मतलब अब जबकि टैलेंट तो है हमारे पास। उसमें मैंने अगेन कहा कि टैलेंट है, जो हमारा बेस्ट टैलेंट है वो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वो बॉलीवुड चला जाता है। उसको हम कैसे रोके? नहीं, वो क्यों रुकेगा आप, वो तो इंडिविजुअल चॉइस होती है, वो कभी नहीं रुकेगा। मैं ये कह रही हूँ अगर हम उस टैलेंट को वो जब यहाँ रोक ही नहीं सकते। मैंने कहा कि वो तभी रुकेगी अगर यहाँ इंडस्ट्री होगी, अगर यहाँ इंडस्ट्री होगी तो होगी। जैसे पंजाब में हुआ, आप अधिकतर लोग पंजाबी हैं वहाँ मेकर्स जो है। हाँ, सारे हीरो पंजाबी थे। अभी आपको खान बंधु के आने से पहले सब पंजाबी, आप देख रहे अमिताभ को छोड़ के सब पंजाबी थे। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ऋषि कपूर, शशि कपूर, विनोद मेहरा, विनोद खन्ना, सारे पंजाब, सब पंजाबी थे। पृष्ठभूमि भी पंजाबी थी। डायरेक्टर देखिए, बी आर चोपड़ा, यश चोपड़ा, राज कपूर, राज खोसला, सब पंजाबी, विनोद चोपड़ा।
अधिकतर डायरेक्टर्स भी पंजाबी थे, प्रोड्यूसर्स भी पंजाबी थे, लेकिन पंजाबी इंडस्ट्री खत्म थी। वजह क्यों? क्योंकि जिसको अगर बनाना है तो वो वहां जा रहा था, बॉलीवुड जा। तो वो तो अभी पिछले 8-10 सालों से आपको आश्चर्य होगा कि पंजाबी सिनेमा प्रॉफिट में आया। पंजाबी सिनेमा भी 20-30 साल से इसी हालत में था, हमसे थोड़ा बेटर था, बस इतना उनकी। तो मैं क्या करूँ कि वो इंडिविजुअल चॉइस होती है, और अगर यहाँ इंडस्ट्री रहेगी तो कोई यहाँ ये करेगा कि वहाँ भी कर लेगा, यहाँ भी कर लेगा। ऐसे कई एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें तुम बुलाओगे तो हम आएंगे, लेकिन अगर मैं उसको उतनी फीस दे दूंगा उतने में तो मैं फिल्म बना रहा हूँ यहाँ, तो मैं कैसे बुलाऊंगा किसी को? हमारे कई अच्छे आर्टिस्ट वहाँ पर हैं जो यहाँ, जिन्हें दिक्कत नहीं है, वो कहते हैं यार भाई बुलाओगे तो आएंगे, पर उतना बजट हमारे पास होता नहीं है। बजट भी किसी प्रोड्यूसर को कैसे बोल दो, फिर रिकवरी का भी चांस नहीं है। और ऐसा कोई चेहरा बॉलीवुड में है नहीं हमारा कि जिसको लेकर हम फिल्म बनाएंगे तो लोग आएंगे देखने। चेहरों पर लोग नहीं आ रहे हैं, चेहरों पर आएंगे वो तभी आएंगे जब हमारा कोई गढ़वाली फिल्म से ही कोई स्टार बनेगा। जैसे अभी हम देखते हैं राघव जुयाल, जो ये लड़का है, ये जाके मूवीज कर रहा है। इससे पहले एक डोबरियाल भी था, और भी कई लोग जो गए हैं। क्या हम उनको लेकर यहाँ पे नहीं कुछ लॉन्च कर सकते? अगर आप राघव जुयाल को बोलोगे एक फिल्म के लिए तो वो 15-20 लाख, मतलब वो सस्ते में अगर करेगा भाई बंदी में, तो 15-20 लाख में, उतने में तो अधिकतर फिल्में बन रही हैं। 15-20 लाख रुपए का बजट है यहाँ मूवी? नहीं सब ऐसा नहीं है। मैं नॉर्मली जो फिल्में बना रहा हूँ 50-60 लाख की है। 1 करोड़ की भी है, मेरे गाँव की बात 1 करोड़ की फिल्म थी। ये कड़कुओं 60-70 लाख की फिल्म है, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकतर फिल्में 15-20 लाख की बन रही है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि 15-20 लाख रुपए। लेकिन मैं अगर राघव जुयाल को लूंगा तो सिर्फ 15-20, मैं तो एक आइडिया बोला, हो सकता है वो 40 लाख मांगे। हाँ, मतलब मैंने कहा कि प्यार मोहब्बत में लाऊंगा, अगर मैं 20 लाख उससे डन करता हूँ तो राघव जुयाल की टक्कर की मुझे कोई एक्ट्रेस भी लेनी पड़ेगी। वहां से शुरू होगा। फिर राघव जुयाल को अभी तो मैं एक्ट्रेस को ले जाता हूँ, तो मैं अगर कहता हूँ उन्हें तिवारी में भी सो जाओ तो सो जाते हो राघव। फिर उसके साथ में और खर्चे चलते हैं, उसकी गाड़ी का ड्राइवर भी आएगा, उसका स्पॉट भी आएगा। वो पहली बात, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा यहाँ निकले, वो ये हिसाब लगाएगा कि मैं इसमें कितने दिन वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आता भी है, मैं एक बात आपको कहूँ तो वो इवन मैं तो अभी जानता भी नहीं हूँ कि 99% आई एम श्योर कि राघव जुयाल तो गढ़वाली जानता भी नहीं होगा। 99% तो चांस ये है वो सिर्फ जुयाल है, तो हर बच्चे की तरह उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि ये सारे अधिकतर जो आज की जनरेशन कहाँ जानती है गढ़वाली, तो वो भी दिक्कत होगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना इतना अच्छा करियर छोड़कर, उसके तो एक एक दिन की कीमत है, वो आएगा। उतना कौन पे करेगा? क्योंकि गारंटी तो है नहीं ना कि उनके चेहरे के लिए भी लोग आएंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ नॉर्मली ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ हेमंत पांडे को, हिमानी शिवपुरी को लेकर फिल्मों में लिया गया, कोई देखने नहीं आया उन्हें। अच्छा, पहले ही दिन सिनेमा हॉल में टूट गई फिल्में। हाँ, ये नो डाउट वो अच्छी फिल्में नहीं थी, मैं ये भी कहूँगा सच में, तो वो तो बनती ही नहीं यहाँ पे। तो मैं क्या बोलूँ आपको, अधिकतर तो अच्छी फिल्म नहीं तो मेरा यही तो कहना है, जैसा आप कहते हैं ना कि अच्छी फिल्में बनती नहीं है, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कोई तो पेन ले इस चीज नहीं। मैंने कहा कोई भी को तो कोई प्रोड्यूसर लेगा, पैसे लगाने वाला, पैसे लगाने वाला। हमने जो हमारे पास हमने लगा दिया। तो जैसे भी हमारी गवर्नमेंट जो सब्सिडीज दे रही है, तो क्या हम उस लेवल का बजट नहीं रख सकते हैं कि एक अच्छा प्रोड्यूसर हम ले एंड देन? मैंने आपको कहा कि अभी भी स्थिति वही तो है कि वो जो बाकी 50% गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देगी, वो भी बहुत ऑथेंटिक बिलों पर देगी। ऑथेंटिक बिल इतने आसान नहीं होते। हम यहाँ जा रहे, रास्ते में कुछ खाया, जो बिल तक नहीं देते प्रॉपर रेस्टोरेंट्स। अगर मैं पहाड़ में शूटिंग में जा रहा हूँ, कोई नहीं, तो ढाबे वालों पे हाँ, तो वो 50% एक्चुअली 35% रह जाता है लास्ट में। तो बाकी तो रिकवर करना है हमें मार्केट से, तो वो होना ही नहीं है। ये हमें मतलब ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अगर ये बताया आपको कि अच्छी फिल्म इस तरह की होगी, लेकिन ये मैं पक्का कह रहा हूँ आपको कि वो किसी स्टार के कारण नहीं वो चलेगी। फिल्म अच्छी होगी तो उसमें चाहे शाहरुख खान होगा या कोई भी, मैं गढ़वाली के लिए कह रहा हूँ, कम से कम वो फिल्म साथ में उसकी अच्छी हाँ मार्केटिंग वो हो जाए और थोड़ा सा ईश्वरीय संयोग। क्या भविष्य लगता है आपको उत्तराखंड के सिनेमा का? अच्छा फ्यूचर नहीं है उत्तराखंड में। लेकिन ये है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री बन सकती थी कि यहाँ से ये एक स्कूल बन जाता, कि यहाँ कुछ करके कुछ बच्चे बॉलीवुड की तरफ जा सके, और वहाँ जब वो पहले दिन कैमरे के सामने खड़े हों, अगर मैं एक्टर्स की बात करूँ, तो उन्हें ये कॉन्फिडेंस हो कि हमने क्वालिटी कर रखा है, हमें पता है कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा होता है कि हमारे यहाँ अधिकतर जो फिल्में बनती हैं, जिस सेटअप पे बनती हैं, वो लोग ऐसे ट्रेन नहीं, वो उन लोगों के साथ कोई काम करके अगर वहाँ जाएगा तो वो फिर भौचक्का रह जाता है कि ये सब तो मैंने देखा ही नहीं था, सीखा ही नहीं था, ऐसा होता ही नहीं।
तो वहाँ जाकर होती है कि तो वो मतलब वो ये भी नहीं कर सकता क्लेम कि मैंने उस फिल्म में किया है। अगर एक्टर्स की बात करूँ, हमारा कोई अधिकतर कैमरामैन की बात कर रहा हूँ, यहाँ काम करने वाले 99% कैमरामैन वहाँ पर असिस्टेंट के भी लायक नहीं है। आपका कैमरामैन बुरा ना माने। नहीं नहीं वो क्यों बुरा माने? हाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो उसे वहां सीखना पड़ेगा ना। जब तक वो कुछ दिन वहां असिस्ट नहीं करेगा लास्ट असिस्टेंट के रूप में, तब उसे पता लगेगा अच्छा ऐसा भी होता है। उन्हें पता ही नहीं कि क्या होता है, वो सेटअप होता क्या है, उस सेटअप में क्या क्या होता है। जिसने वो देखा उसी ने देखा है, पता ही नहीं बाकियों को। प्रोटोकॉल्स भी नहीं मालूम। आप आश्चर्य करोगे, एक नई चीज बोल रहा हूं मैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको ये बात। प्रोटोकॉल्स मतलब उत्तराखंडी सिनेमा में किसी को भी ये नहीं पता है। सिनेमा के प्रोटोकॉल से मतलब कि उन्हें ये नहीं पता है कि कौन किसको ऑर्डर कर सकता है और कौन किसको नहीं ऑर्डर कर सकता। अच्छा, आप बात समझ रहे हैं मेरी बात? मैं एज ए डायरेक्टर एक कैमरामैन के असिस्टेंट को ये नहीं बोल सकता कि वो तुमने एक्स्ट्रा वो लगा रखा है उसे हटा दे। वो मेरा राइट ही नहीं उसे बोलने का। ये यहां किसी को नहीं पता कि मतलब उन्हें इवन डिपार्टमेंट्स भी पूरे नहीं मालूम। उन्होंने देखे नहीं क्योंकि यहाँ होते नहीं, पैसे नहीं होते तो होते नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं है। तो कई लोग हमारे साथ काम करके गलत भी सीख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि हम तो मजबूरी में उन चीज़ों चला रहे हैं। जैसे रेन मशीन है, अब रेन मशीन लाऊंगा तो मेरा 1 लाख रुपए लग जाएगा 1-2 रात का। मेरी फिल्म में गढ़कुमा उसमें बारिश का सीन था तो मैंने जुगाड़ों से की। या बिजली कड़कना है तो उसके लिए लाइटनिंग मशीन होती है वहाँ, तो चूंकि वो नहीं है तो उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अजीब लगेगा आपको, इस तरह से ऐसा भी होता है। आप मतलब यहाँ के उनको जैसे कोई शूटिंग होनी है तो स्क्रिप्ट असिस्टेंट्स के पास है, तो वो शूटिंग होनी है कल या परसों होनी है, तो 2-3 दिन पहले, जितने दिन पहले जरूरी हो उतने दिन पहले वो स्क्रिप्ट से पता लग जाता है क्या क्या चाहिए। स्क्रिप्ट पढ़ता है असिस्टेंट। अब उसमें कोई चीज़ लिखी है तो वो उसका पूरी रिक्वायरमेंट बोलते हैं उसे, रिक्वायरमेंट देगा प्रोडक्शन वालों को कि उस दिन इतने बजे ये चीज चाहिए। डायरेक्टर नहीं बोलेगा। जैसे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 13वीं है, यहाँ 13वीं हो रही है, लोग बैठे हुए, तो असिस्टेंट तुरंत समझ जाएगा कि इस लेवल की मेरी फिल्म है। उसे तो पता है ना किस लेवल की फिल्म है, तो मुझे घर में 20-30 लोग भी बैठा के दिखाने हैं। तो 20-30 लोग तो जूनियर आर्टिस्ट होंगे, तो असिस्टेंट लिख देगा 20-30 सफेद कपड़ों में लोग, ऐसे आप देखो फिल्मों इस तरह से उड़ते हैं। लेकिन मेरे यहाँ से जो असिस्टेंट जाएगा वहाँ, उसे तो आज तक करनी नहीं पड़ी रिक्वायरमेंट। ये सब भी नहीं मेरे यहाँ किसी के भी यहाँ। तो फिर यहाँ कैसे पूरी होती है? वो तो हम एज ए डायरेक्टर, मुझे तो पता है कि मेरे को ये चाहिए तो मैं पहले ही बता के रख देता हूँ। तो उन्हें पता ही नहीं कि ऐसे हमें निकालनी पड़ती है या ऐसे इतनी रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी इस लेवल की फिल्म में। तो वो तो वहां जाकर पिट जाएगा, उसे डायरेक्टर मारेगा, तूने रिक्वायरमेंट क्यों नहीं दी थी। वो भी नहीं सीख पाते बच्चे। अब छोटी बात नहीं, मतलब ये कितनी बड़ी बात है। जैसे उसमें अगर लिखा हो तूफान चलेगा, ठीक, और तूफान में जा रही है कल, यहाँ का असिस्टेंट होगा अगर यहाँ सीखा हुआ, तो वो सोच भी नहीं सकता कि मुझे इसको बोलते हैं हम ये मशीन होती है अपने जो तूफान को क्रिएट करती है, तो वो फैन होता है, एक बहुत पावरफुल फैन होता है। तो वो उन्हें ये भी नहीं पता कि वो फैन मुझे ऑर्डर करना है। और अगर किसी को ये आइडिया है लेकिन उसे ये नहीं पता कि सिर्फ तूफान तब नहीं दिखता है कि उससे हवा कपड़े उड़ रहे हो, उसके साथ कोई भी ट्रेंड असिस्टेंट जिसने ये सेटअप देखा हुआ है वो साथ में लिख देगा कि सूखे पत्ते भी चाहिए, क्योंकि सूखे पत्ते उस फैन के आगे वो लगाते हैं, वो उड़ते हुए आते हैं तो और फील आता है। वो अपने आप लिख देगा। और रात का है तो अपने आप लिख देगा कि मुझे धुआं भी चाहिए, फॉग दिखाने के लिए रात को अच्छा लगता है। उसे डायरेक्टर नहीं मांगता। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, तो मैं तो असिस्टेंट की बात बताई। तो आप सोचिए हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट होते होंगे, चाहे कैमरा मैन हो, जैसे कैमरे का है, कैमरे का डिपार्टमेंट, उसको उस पास सीन चला जाता है, वो बताता है कि मुझे कितनी लाइट चाहिए, उसे पता होता है कितना बजट है, कितना विस्तार मुझे दिखाना है, कितनी लाइट चाहिए, कितना मुझे क्या बोलते हैं कोई चीज़ चाहिए उससे रिलेटेड, जो भी कैमरे से रिलेटेड चीज़ें होती है, मुझे राउंड ट्रैक चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो डायरेक्टर और कैमरामैन मिलकर बता रहे होते हैं कि मुझे ये इक्विपमेंट चाहिए। कुछ उसमें डायरेक्टर की कॉल होती है, कुछ कैमरामैन की कॉल होती है। तो यहाँ पर नॉट ए सिंगल डायरेक्टर, नॉट ए सिंगल कैमरामैन जानता है, नो, नन ऑफ देम। असिस्टेंट तो छोड़ दीजिए ना, तो असिस्टेंट क्या सीखेगा?
तो जैसा आप कह रहे हैं कितने लूप होल्स हैं हमारी इंडस्ट्रीज में कि यहाँ पर एक बेसिक मतलब जो नॉलेज होना चाहिए वो भी हमारे नहीं है। असिस्टेंट को या जो भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड है उसको हो ही नहीं पाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और नहीं बोलना चाहिए तो फिल्म का नाम नहीं बोलूँगा। एक फिल्म यहाँ बनी और बहुत अच्छे बजट में बनी, किसी पॉलिटिशियन का उसमें पैसा लग रहा था, उससे आगे बोले तो, और उस फिल्म में सेटअप मुंबई से बुलाया गया, लेकिन अगेन उन्होंने क्या गलती की, डायरेक्टर किसको रख रहे हैं, एक उत्तराखंडी उस डायरेक्टर को जो जिसके हिसाब से मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन वो नहीं है, नहीं, मैंने बता रहे, मैं तो बता दिया, कोई है ही नहीं कोई। तो उसके बाद उसने किसी को अपनी मर्जी से आर्ट डायरेक्टर बना दिया, वो भी कुछ अपने को बंदे, उसने भी अपना आर्ट डिपार्टमेंट का एक रख दिया। शूटिंग का पहला दिन, अब कैमरामैन तो मुंबई से आ रखा है, उसकी टीम भी मुंबई से आई हुई है, अधिकतर टेक्निकल वाले बाकी वहीं से आ रखे हैं। अब उसे कुछ करना होगा सेट पे, तो उसने चिल्लाया सेटिंग सेटिंग। जो डायरेक्टर वहाँ खड़ा है वो भी चिल्ला रहा है सेटिंग, वहाँ पर एक आर्ट डायरेक्टर खड़ा है वो भी चिल्ला रहा है सेटिंग, उस आर्ट डायरेक्टर का एक दो असिस्टेंट वो भी चिल्ला रहे हैं सेटिंग। जबकि सेटिंग कहते हैं आर्ट डायरेक्टर के साथ जो 2-3 चेले होते हैं, सेटिंग मतलब सेट को ठीक करने वाले, वो जिनको चिल्ला रहा है वो भी चिल्ला रहे हैं सेटिंग, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि सेटिंग बोलते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं, उस आर्ट डायरेक्टर को भी नहीं पता, वो भी वेल नोन नेम है जो आर्ट डायरेक्टर है, उसे पता ही नहीं कि सेटिंग बोलते हैं, क्योंकि उस यहाँ जितने भी डायरेक्टर्स में आपको आश्चर्य होगा वो कभी किसी प्रोफेशनल सेट पे थे ही नहीं, उन्हें वो प्रोटोकॉल्स भी नहीं मालूम। तो किसी ने बोला, एक जानकार बंदा जो इनको भी जानता, तुम ही तो सेटिंग, उन्होंने कहा हम तो आर्ट वाले, तो उन्हीं के चेलों को सेटिंग बोलते हैं। तो तो वो क्या है कि ऐसी हजारों चीजें हैं जो वहाँ होती हैं, वहाँ हर एक का अपना काम होता है और वो हर अपने काम का प्रोफेशनल होता है। वो डिपार्टमेंट भी पूरे यहाँ है नहीं, जो है जैसे मैंने सिनेमाटोग्राफर किया कि 1-2 ही सिनेमाटोग्राफर इस शहर में हैं इस वक्त जिन्होंने बॉलीवुड को प्रॉपरली देखा है, जिन्हें नॉलेज है, काफी नॉलेज है। बाकियों ने नॉलेज छोड़ दीजिए, उन्हें मतलब बेसिक्स भी नहीं मालूम है। जो फिल्में बन रही हैं फीचर फिल्म में, उनकी बात कर रहा हूं, उन्हें पता ही नहीं है। तो फिर चलेंगी कैसे? तो चलेंगे कैसे क्या कि हमारी ऑडियंस को भी कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, ऑडियंस तो फिर है ही, क्योंकि ऑडियंस तो है ही नहीं, तो फिल्म अच्छी बनेगी नहीं, चलने की तो बात की बात है। तो हर एक का ये प्रॉब्लम है, राइटिंग में 50 मसले, कितने मसले मैं आपको उससे पहले भी बता रहा था आपको। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे राइटिंग के जो मसले हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमने और तब आपको समझेगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। सपोज किसी ने कोई कहानी लिखी, एक फर्जी बात बता रहा हूँ, कोई जो किसी ने कोई स्टोरी लिखी, उसने कहानी लिखी थी कि 2 भाई हैं, वो शिकार खेलने गए और शेर आया और उसने उन्हें खा दिया। दैट्स द स्टोरी ऑफ ए फिल्म। सपोज राइटर ने लिख दी, फिल्म बन गई, शूट हो गई, ऑडियंस देखने गई, ऑडियंस देखकर बाहर आ रही है, हम पूछ रहे हैं कि भाई कैसी लगी, क्या ठीक थी, अधिकतर ऑडियंस सामने कोई पूछे तो खराब तो बोलता ही नहीं। यह कहानी क्या थी आपकी, फिल्म की कहानी आपको समझ आया कि हाँ क्या थी कि 2 बंदे थे, वो गए शिकार खेलने जा रहे थे और उन्हें बाघ आया मार दिया। मैंने कहा वो तो ठीक है यार, ये बताओ जो 2 बंदे थे वो कौन थे, दोस्त थे या भाई थे, यानी शायद दोस्त थे। वही राइटर और डायरेक्टर खड़ा है, कौन, गढ़वाली फिल्म का, ये गढ़वाली फिल्म है आप समझ लीजिए, और वो राइटर डायरेक्टर कह रहे हैं अरे भाई थे क्या वो, दर्शक कह रहा है यार पता नहीं भाई होंगे, तुम कह रहे हो तो हमें क्या, आप बात समझ रहे ना। क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बहुत बड़ी बारीक बात बता रहा हूं, क्योंकि वो जब भी होगा तो जो उसको राइटर, अब एक तो होता है कि एक स्टोरी, वहां तक स्टोरी, उन्हें पता ही नहीं कि अब एक स्क्रीन प्ले बनता है। अब उस स्क्रीन प्ले लिखने वाला, आप कभी भी देखते होंगे फिल्मों में एक आता है स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग। आपको बता दूं, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, इस शहर में काम करने वाले 100% डायरेक्टर को, मुझे उसमें गिनो या ना गिनो वो आप पे छोड़ता हूं, पता ही नहीं है कि स्क्रीन प्ले का अर्थ क्या होता है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि बॉलीवुड में अगर आपका टॉम क्रूज $20 मिलियन ले रहा है, और आपका टेक्निकल स्टाफ भी ये चीज आज पहली बार मुझसे सुनेगा कि अगर टॉम क्रूज एज ए हीरो $20 मिलियन ले रहा है, तो डायरेक्टर भी वहां लगभग 15 या 20 मिलियन ले रहा होता है, प्लस एक और बंदा $20 मिलियन ले रहा होता है, वो होता है स्क्रीन प्ले राइटर।
बात चली तो आपको बता दूं कि इस वक्त जो सबसे महंगे 2-3 स्क्रीन प्ले राइटर हैं हॉलीवुड में, उनमें एक इंडियन भी है। पर वो अलग बात है। पर मैं बताऊं तो स्क्रीन प्ले जब आएगा किसी, अब ये तो स्टोरी है जो मैंने बताई आपको, और उसने बिना प्रॉपर लिखी, तो स्क्रीन प्ले वाला या मैं उसे उससे आगे भी जो डायलॉग लिखने वाला है, पहले तो स्क्रीन प्ले वाला सिचुएशन, स्क्रीन प्ले वाला सिचुएशन बनाएगा कि 2 जने जा रहे हो जो है, तो किसी एक की, जैसे सपोज मतलब अलग अलग तरीके में, एक तरीका बता रहा हूँ, वो क्या करेगा, जो भी नॉलेज वाला है वो उसमें लिखेगा कि एक बंदा आया और उसने आके बोला उन्हें, यार हो तो तुम भाई पर रहते दोस्तों जैसे हो, तुम चल दिए शिकार करने सुबह सुबह, स्टैब्लिश हो गया ना एक लाइन में कि ये भाई थे। लेकिन हमारे यहाँ सबके वो हाल है, सबके स्टैब्लिश ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं स्टैब्लिश करना पड़ता है, और उसका एक तरीका है। स्क्रीन प्ले और बड़ी चीज है, लेकिन मैं तो एक छोटी सी एग्जांपल दिया। तो अधिकतर लोग फिल्म देखकर आते तो तब पता लगता अच्छा ऐसा था, अच्छा वैसा था, वो सिर्फ राइटर डायरेक्टर को पता होता कैसे चलेगी फिल्म। तो जो आप ये टेक्निकल इश्यूज वाली जो बात आ रही है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को नॉलेज ही नहीं है, और बच्चे हैं हमारे पास भी टैलेंट, ऐसा नहीं है, टैलेंटेड हैं बच्चे टैलेंटेड हैं, अगर वो आना चाहें और अपने से, तो आप तो बॉलीवुड से आप आए हैं, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है, आप क्यों नहीं सोच रहे हैं इस तरफ की कुछ ट्रेन करें? मैं आपसे नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इंस्टीट्यूट तो खोल नहीं सकता, यहाँ कोई जेन्युइन इंस्टीट्यूट खोलने को भी तैयार नहीं है, होगा तो मैं यहाँ कई बच्चों को, जैसे यहाँ पर म्यूजिक इंडस्ट्री ज़्यादा है, एल्बम शूट करते हैं तो, और वो अच्छी भी चल रही है, सारी प्रॉफिटेबल भी है, तो मैं उन्हें बोलता हूँ, उनमें से जो अच्छा काम करते हैं, आज से नहीं 20-25 साल से बोल रहा हूँ, मैंने उन्हें कई बार कहा तुम्हारे उसमें कई फ्लॉज हैं, उसे समझ लो मुझसे। वो अवॉइड करते आना, उनके ईगो हर्ट्स होते हैं। जैसे मैं आज आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, अब आप ऐसे देखिएगा, हजारों गाने हैं आपको दिखेंगे हमारे, और बहुत अच्छे गाने भी हैं। तो 99% गानों में बता रहा हूँ, क्योंकि गाना क्या होता है, एक कंप्लीट गाना होता है उसमें, वो एक कंप्लीट, वो मेरी फिल्म से अगर कंपेयर करें तो फिल्म में तो गाना बीच में होता है, लेकिन गाना अपने आप में पूरी कहानी होता है। तो वो कभी भी जो उसमें मेन 1-2 कैरेक्टर है, वो उसका इंट्रोडक्शन शॉट तक नहीं लेते, उन्हें पता ही नहीं इंट्रोडक्शन शॉट भी कुछ होता है। आप फिल्म में देखते हो ना, हीरो किसी खास तरह से आ रहा है या हीरोइन किसी खास तरह से एंटर कर रही है अक्सर, तो गाने में भी एक इंट्रो शॉट होता है किसी सॉन्ग, और जिसमें है वो धोखे से है, एडिटर ने लगा दिया क्लोज, आप बात हुई ना, पर उन्होंने शूट नहीं किया प्लान से, वो भी नहीं सीखना चाहते, और उनकी तो चूंकि इंडस्ट्री फिर भी कुछ कर रही है, लेकिन वही चीज़ अगर वो टेक्निकल सीख ले, उन्हें नहीं मालूम हो, वो क्या करते, कई एंगल से शॉट ले लेते हैं जो हमारे यहाँ गाने शूट होते हैं, और ड्रोन उड़ा दिया, टेक्निकली चीज़ें कही हैं, तो उसके बाद उसको बस एडिटर पे छोड़ दिया, उसने लगाया तो गाना चल गया, तो चल गया वो, हाँ मतलब उसके लेकिन उस एडिटर को भी नहीं एक्चुअली पता, उनमें से कोई भी नहीं जानता कि प्रॉपर शॉट क्या होता है। एक्चुअली तो पसंद से चल रहा है, टेक्निकली नहीं चल रहा है ना, नहीं उसको अच्छा लग रहा है वो, हाँ बस उन्हें पता ही नहीं कि प्रॉपर शॉट्स, मतलब आपको आश्चर्य होगा कि उनमें प्रॉपर क्लोज भी नहीं होते, अगर आप गौर से देखोगे वो प्रॉपर क्लोज नहीं होते हो, उन्हें पता ही नहीं उसमें हेडरूम साइडरूम क्या होता है, प्रॉपर और किस जगह लगाना है उसे, किस जगह, तो एडिटर पे जब छोड़ोगे तो ऐसे होगा। लेकिन जो बॉलीवुड में गाने शूट होते हैं उसमें वो कोरियोग्राफर अगर क्लोज ले रहा है तो वो पूरा नहीं लेगा क्लोज में, वो अधिकतर वो हिस्से लेगा जहां उसको, वो फिर वहां कुछ नहीं लेगा, तो तुम्हें क्लोज ही लगाना है यहाँ पे, वो शूट ही वो करेगा। तो ये कई प्रॉब्लम्स हैं, और आपने सीखने की बात की, नहीं जब बात होती है हमारी तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, सीखना नहीं और आपसे एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर से क्यों सीखेगा, उसकी वो नहीं तो ये नहीं हो जाएगा डिक्लेयर कि उसे नहीं आता, मतलब लेकिन अगर हम कंबाइनली अगर हम सोचें कि हमें सिनेमा को उठाना है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतनी जो समझ होती तो वो वैसे भी सीखने की कोशिश करते हैं। आप फिल्मों में ये छोटी गलतियां हैं कि सालों पहले कोई बात हुई उसमें दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि परसों हुआ, कोई चीज टुमारो बोलना है जहां वहां यस्टरडे बोला जाए, आप कैन यू बिलीव, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। एक फिल्म ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, अभी हाँ इसी साल आई है, नाम लेना बदतमीजी है, उसने, मैं आपको बताऊंगा आपके होश उड़ जाएंगे सुनकर, उसमें 2 बंदों की पहली मुलाकात दिखाई गई 2024 में, सपोज फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग पता है कब दिखाई फ्लैशबैक में, 2023 में, 1 साल पहले दूसरी मीटिंग हुई है, कैन यू बिलीव। और उसमें क्या बातें हो रही है, 1 साल में फ्लैशबैक में लिखा, जो पहली मीटिंग में हुआ था उससे बाद की बातें हो रही है।
जो जो पहली मीटिंग में हुआ वो 1 साल पहले, उसके बाद की बातें हो रही, मतलब आपका दिमाग घूम जाएगा अगर आप उसे गौर से। लेकिन ऑडियंस भी क्या होता है कि वो फ्लैश में आ रहा तो ध्यान ही नहीं कर रही, तो उसे ध्यान नहीं। लेकिन मतलब अब मैं टेक्निकल आदमी तो मैं तो देखूंगा ही। तो हमारे यहाँ क्रिटिक्स वाले भी तो होता है ना, क्रिटिक्स है ही नहीं हमारे, आप नहीं समझे, नहीं हमारे यहाँ अवार्ड भी जो होते हैं या क्रिटिक्स भी होते हैं वो सब ऐसे ही लोग होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता इससे। और वो ऐसी चीज़ों को, जैसे मैं छोटा सा बोलूँ कि अगर आपसे बोलूँ कि हमारे यहाँ सबसे शांत जगह क्या है इंडिया में, तो मैं अगर कहूँगा उत्तराखंड के पहाड़, तो आप कहोगे नहीं सच है, उत्तराखंड के गांव, वहाँ कितने मर्डर होते हैं, कितने रेप होते हैं। लेकिन अगर आप गढ़वाली फिल्मों को देखोगे तो उनमें ये लगता है कि हमारे गांव में तो लड़की छेड़ी जाती है, उठा ली जाती है। तो आप उस इंडस्ट्री का 10 में से 8 फिल्मों में ये है कि सब्जेक्ट इसके इर्द गिर्द घूम रहे हो कि क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स हमारी फिल्मों के सब्जेक्ट्स हैं, रेप्स, अटेम्प्ट ऑफ रेप, मर्डर्स हमारे सब्जेक्ट। कैन यू बिलीव? आप अमर उजाला उठाओ गढ़वाल वाला, आपको उसमें आएगा आज वहाँ पर एक मेला हुआ, आज वहाँ पे इस पुस्तक का अनावरण हुआ, आज वहाँ एक फिल्म का हुआ। आप अमर उजाला उठा लो हरिद्वार का, जैसे नीचे उतरोगे आपको देखा वहाँ खेत में मेड़ के लिए झगड़ा हुआ, मार दिया, लड़की को वहाँ से उठा लिया, मेरठ के। आप फर्क समझते रहे अमर उजाला का। लेकिन फिल्म में उठाओगे तो मेरठ की फिल्म में प्यार मोहब्बत दिखा देंगे, यहाँ की फिल्म में वो हो रहा होगा जो मेरठ के अखबारों में होता है। आप क्या कहोगे इसको? बाकी परसों मैंने एक फिल्म देखी कुछ महीने पहले या 1 साल पहले, और मैं इतना मतलब दुखी हुआ। मैंने किसी दोस्त को कहा कि आज मुझे समझ में आया कि हम लोग, हमारे पेरेंट्स क्यों गढ़वाल छोड़ के आ गए, गांव छोड़ के, क्योंकि हमारे गढ़वाल में ऐसे खुलेआम लड़कियां उठा ली जाती हैं। क्या कहता मैं, यही लगा, इसलिए शायद हमने प्लान किया। फिल्में बताती है, आपको लगता है किसी गांव से लड़की उठा ली गई, उसे खेतों में ऐसे बांध दिया गया, उन्हीं के खेतों में। उत्तराखंड में तो जैसे बसंती को आपको शोले में याद है, बांधा हुआ है धर्मेंद्र को। तो इसमें एक और बड़ी बात आपको कहूंगा कि जो ना हमारे मेकर्स जानते नहीं, और मेकर्स से ज्यादा क्रिटिक्स जिनकी आपने बात की, या जो थोड़ा समझदार लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग यू, सबकी बात कर रहा हूँ कि वो एक बड़ी, उसको ना उस तरह से नहीं देखते। मैं आपको बहुत कमाल की बात आज कहूँगा, और आप मुझे बताइए, डिसएग्री हैं तो बताना मुझे। आपने गंगा जल फिल्म कभी गलती से देखी? अपहरण, प्रभात, आपके प्रकाश झा की फिल्में हैं, देखी होंगी आई बिलीव। और अपहरण भी एक सेम चीज़ पे, इसी तरह की आपने उसमें देखा होगा, साधु यादव या लाना, इस तरह के बिहार की पृष्ठभूमि में मानते ना। उस फिल्म को देखने के बाद आपको लगता है कि बिहार घूमना चाहिए, आपका साहस होता है, इमेज क्या बनती है बिहार की। तो आप सोचिए उसी तरह की फिल्म जब आप गढ़वाली में आपकी बेटी देखेगी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको, जिसे आप गांव बहुत कम ले जा पाए हो, आप नहीं जानते उसके मन को। आप तो सोचते हो, हर माँ बाप ऐसा सोचता है कि जैसे मैं गढ़वाल को देखता हूं मेरे बच्चे भी तो वैसे ही देखते होंगे। पर आप तो वहां ज्यादा गए हो, आपको पता है, उस बच्चे को नहीं पता। वो बेटी ने अगर वो फिल्में देखी हैं, भले ही वो 1-2 बार गाँव भी जा रही है, वो ये नहीं कहेगी गाँव में ऐसा नहीं होता। अब वो गाँव, उसके मन में ये पड़ेगा कि गढ़वाल भी बहुत अच्छी जगह नहीं है, जो आपके मन में अपहरण और गंगा जल देखकर बनता है। तो हमारी फिल्म में तो ये हाल है कि मतलब मर्डर्स, रेप या अटेम्प्ट ऑफ रेप या इव टीजिंग लड़कियों को खुलेआम, और ये शुरू से चला रहा। आपको बता दूं, द फर्स्ट फिल्म में भी एक मर्डर था, जबकि वो अच्छी फिल्म थी, जगवाल अच्छी फिल्म थी, मैं उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। लेकिन इवन देन आप पहली फिल्म बना रहे हो तो मुझे नहीं लगता है इसकी इतनी जरूरत थी। हमारे यहाँ कितने मर्डर होते हैं जो आप पहली फिल्म में मर्डर पे बता दी थी। उसमें सच मर्डर नहीं था, वो एक्सीडेंट। इवन देन मैं ये कह रहा हूँ कि ये लेकिन मैं उसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इवन देन उसमें मर्डर था और उसकी सजा भी हो रही थी। पर वो मैं तो पहले कह चुका, वो अच्छी फिल्म थी, कई मामलों में वो सार्थक फिल्म थी। लेकिन उसके बाद हर फिल्म में ईव टीजिंग थी, गुंडे थे, फाइट थी, जो मेरे यहाँ नहीं होती। हमारी सुपरहिट फिल्म घर जो में भी वो दिक्कत थी। बहुत प्यारी फिल्म थी, बहुत कुछ अच्छा था उसमें, लेकिन अगेन हमला होता तो वहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद भी ऑडियंस ने उसे बहुत हाथों में लिया। प्रतिनिधि कहानी नहीं थी, वो कहीं से भी गढ़वाल की कहानी नहीं थी। लेकिन ये था कि चूंकि वेल मेड थी, कमाल का संगीत था, गाने अच्छे थे, और एक्टर्स भी उसमें जचे, बलराज भाई वगैरह ये लोग, तो हो गया। मतलब वो सब कुछ सेटअप एक होता है ना कि सब कुछ क्लिक कर गया। चक्रचाल भी एक आई थी, इवन देन उनमें भी फिर आपको उनमें भी वो सब दिखेगा। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं वो तो वो सब दिखेगा उनमें, वो सब प्रॉब्लम्स दिखेंगी कि
आपको प्रतिनिधि कहानी नहीं दिखेगी, संयोग वाली कहानी, मतलब बहुत ज़्यादा उस तरह की कि यश चोपड़ा का ट्रायंगल फार्मूला, मतलब सार्थक ट्रायंगल हो सकता है पर आपको पहाड़ की जड़ें बहुत करीब से उसमें दिखें। सर ये थोड़ी ना कि हल चलाना या गांव गढ़वाली में बुलवाना है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं जो हमारे समाज में नहीं है, हमारी फिल्मों में। उससे भी गढ़वाली ऑडियंस मतलब बहुत विमुख हो गया है। टेक्निकल भी नहीं है नॉलेज जो मैंने आपको बताया, उसके बाद सब्जेक्ट्स की समझ नहीं है कि क्या दिखाना चाहिए। बेसिकली रिलेट करना चाहिए ना, कि आदमी को ये लगे कि हाँ रिलेटिव है, मैं जाकर है ही रिलेट करे कहीं ना कहीं। ये है ही नहीं। अब मेरे गांव की बात आप देखोगे वो रिलेट करती है। जो जौनसारी बाहर निकले वो क्या बोल रहा है अगर आप सुनेंगे, और आप हो सके तो देखिए कभी जाकर। अभी 12 दिन से टिकट नहीं मिल रहे थे उसके। देहरादून में आपको बताऊं 3-4 हजार गढ़वाली है सिर्फ, उनमें से 2,500 देख चुका है। तो आप डायरेक्टर हैं, कुछ नए बच्चे जो इस लाइन में आना चाहते हैं या डायरेक्शंस में आना चाहते हैं, फिल्मों में डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे कि कुछ अच्छा हम उत्तराखंड में कल के दिन सोच पाएं? नहीं, मैं यही कहूँगा कि पहले तो आप सीखो। मुझे नहीं पता ऑनलाइन कितनी फैसिलिटीज़ है, लेकिन आप उसे सीखो। और अनलेस आप मुंबई में या चेन्नई में कहीं पर आप, जैसे मैंने बोला था कि शायद बोला नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई सिर्फ एमडी करने से डॉक्टर नहीं हो जाता। उसके बाद वो किसी डॉक्टर्स के साथ रहते। पहले किसी ने अगर एमएस किया, हार्ट सर्जन है और हार्ट सर्जन का उसने डिग्री लेके मास्टर ऑफ सर्जरी करके आ गया, तो पहले दिन वो हार्ट खोलने नहीं चला जाता, किसी डॉक्टर के साथ कुछ दिन रहता है, असिस्ट करता है, देन उसे पता लगता है। तो आपको जाना पड़ेगा। आप कुछ भी कोर्स कर रहे हो, कुछ भी आपने यूट्यूब से सीखा, कुछ भी आपने शॉर्ट फिल्म्स आपने जिक्र भी किया था, तो उसे आगे कंप्लीट कर दो कि शॉर्ट फिल्म से अच्छी ज़रूर बनी है, पर अधिकतर वो अमेच्योर लोग हैं। फिल्म अच्छी है, सब्जेक्ट अच्छा, तो शॉर्ट फिल्म में वो कमियां ढक जाती हैं। पर इसका अर्थ नहीं कि वो फुल लेंथ फिल्म बनाएंगे तो लोगों को वो बांध लेंगे, क्योंकि वो फ्लॉज आने लग जाएंगे। जैसे T20 और टेस्ट मैच का फर्क है। T20 में तो वेस्ट इंडीज वाले लप्पे मारते हैं, छक्के तो जीत जाते हैं वर्ल्ड कप, लेकिन जो टेस्ट में आते हैं तो क्योंकि जैसे जैसे लाइन मरती है तो क्लास मैटर्स करती है, प्रैक्टिस मैटर करती है, वो सब मैटर करता है। और 20 में कहा कि 4 के अगर लग गए लप्पे तो आपने इतने स्कोर बना दिए, दूसरा बना ही नहीं पाया, भले ही वो अच्छी टीम थी। वो फर्क इसमें भी है कि वो शॉर्ट फिल्म्स आपको कुछ सिखाती हैं, आप सीखते भी हो, बट आप बहुत कुछ इसलिए सीखते हैं क्योंकि ये वैसे ही है जैसे कि मैं अपनी मर्जी से अगर इंग्लिश सीखने लगूँ और मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि पास्ट टेंस में वाज आएगा, प्रेजेंट में इज आएगा, तो मैं सुन के आइडिया से जहाँ इज बोलना है वहाँ वाज बोल रहा हूँ, जो वाज बोलना है इज बोल रहा हूँ। ये प्रॉब्लम्स हैं। तो सीखना है किसी को तो वो अच्छे से पहले किसी सही अगर इंस्टीट्यूट में भी जा रहा है तो वहाँ पे वो भी सही इंस्टीट्यूट बहुत कम, वहाँ सीखे। उसके बाद वो 2-3 साल कहीं असिस्ट करे, क्योंकि बल्कि ज़्यादा करना चाहिए, मेरा मानना है 4-5 साल कम से कम करना चाहिए। क्या होता है कि कई ऐसी चीज़ें जो आपको ना तो इंस्टीट्यूट में सीख सकते हो, ना आप एक शूटिंग में सीख सकते हो। जैसे सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक उसने कोर्स भी किया, वो साल भर क्या बोलते हैं किसी का असिस्टेंट भी रहा, और उसको एक सीन शूट करना है कि उसको एक बोतल में एक लड़की बंद कर हुई दिखानी है। अब उसके सामने ऐसा कोई स्पेशल इफेक्ट का सीन आज तक शूट ही नहीं हुआ था, ना उसकी उस तरह की ट्रेनिंग है, तो क्या करेगा वो बगले झांकेगा। तो 3-4-5 साल जब आप असिस्ट करते हो तो हर सिचुएशन लगभग आपकी आंखों के सामने से गुजर चुकी होती है, तो आप यहाँ से ट्रेंड होते हो हर तरह के सीन को शूट करने के लिए, हर तरह के सिचुएशन को शूट करने के लिए या लिखने के लिए। वो आपको उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, टाइम मांगता है ये सीखना। वो धीरे धीरे आता है, एक दिन में आप सब कुछ लर्न कर नहीं सकते। आप खुद सोचिए कि मैं बॉलीवुड में गया 95 में और 2001 में जाकर मैं डायरेक्टर बना, 2000 एंड और 2001 बिगिनिंग में। वो 6 साल में मैं भूखा भी रहा, बिना छत के भी रहा फुटपाथ पे। ये सब करते करते कई गुरुओं के साथ रहा, किसी ने पैसे दिए किसी ने नहीं दिए, कई चीज़ें हुई कि कोई काम नहीं दे रहा तो मैं कह रहा हूँ सर पैसे नहीं लूँगा, बस मुझे आप रख लो अपने साथ, ऐसे कर करके सीखा। तो जो 6-7 साल मैंने कम से कम 20 फीचर फिल्मों में असिस्ट करके या 30-35 सीरियल्स में मैंने एज ए राइटर भी एज ए असिस्टेंट भी मैंने काम करके जो सीखा होगा
क्या उसका कंपैरिजन आप यहाँ 1-2 साल में यूट्यूब से सीख के या किसी छोटे मोटे कोर्स को करके हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल। तो वो है कि आपको अगर सीरियस अगर आप हो इस लाइन में, तो आप किसी भी डायरेक्टर को देखोगे बॉलीवुड में, फिर उन्हें ये भी एक और चीज एग्जांपल लेना चाहिए कि वो कोई एक ऐसा डायरेक्टर देखें कि जो सिर्फ उसने एक कोर्स किया और सीधा जाके फिल्म बना दी और उसने भट्टे चक दिए। ऐसी कोई फिल्म नहीं है, कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं है। जो टॉप क्लास के डायरेक्टर्स हैं उनका बायोडाटा चेक करें। जैसे राजू हिरानी इज द नंबर 1 डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड, आपने नाम सुना ही होगा उनका। राजू हिरानी ने FTII से कोर्स किया एडिटिंग का, बनना डायरेक्टर चाहते थे लेकिन एडिट उसमें नहीं मिला तो एडिटिंग में उन्हें मौका मिला तो एडिटिंग सीखने चले गए। एडिटिंग सीखी, कई बड़ी फिल्में एडिट की, तब जाकर पहली फिल्म डायरेक्ट करने के लिए आए। तो सभी बड़े और जो भी गुणी डायरेक्टर्स हैं, इफेक्टिव डायरेक्टर्स हैं, उनकी यही कहानी है, या राइटर्स है या टेक्नीशियन है, उनको आपको जो विस्तार चाहिए अनुभव का, वो आपको अनुभव ही देगा। वो कोई यूट्यूब नहीं देगा, कोई यूट्यूब का वीडियो नहीं देगा, कोई कोर्स नहीं देगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, मैंने भी एक छोटा सा कोर्स किया था और वो आज बहुत बड़ी एकेडमी है, इस वक्त शायद नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी एकेडमी में AFT बोलते हैं उसे, एशियन फिल्म्स एकेडमी, मारवा स्टूडियो की है। और उसमें मैंने चलो शॉर्ट कोर्स ही किया था, चाहे उन्होंने मुझे बहुत कुछ सीखा, मैंने ऐसा नहीं वहाँ से, लेकिन जब मैं पहुँचा वहाँ, क्या नाम है, मुंबई में, तो मैं पहले ही दिन फेल हो गया क्योंकि मैं क्लैप ही नहीं दे पाया। उन्होंने सब कुछ सिखाया था, क्लैप देना नहीं सिखाया था मुझे। और क्लैप पहला असिस्टेंट उस दौर में ज़्यादा मुश्किल था, आज तो क्या क्लैप बहुत कम होता है, और उस वक्त तो पहला जो लास्ट असिस्टेंट होता है वो क्लैप देता है। और क्लैप में ये होता है कि अगर कोट शॉट लगा हुआ है, क्लैप मैंने वहाँ रख दिया तो दिखेगा ही नहीं, और वाइट शॉट लगा हुआ मैंने चेहरे के पास दे दिया, क्लैप रखा तो वो तो भी नहीं दिखेगा प्रॉपर। ये मुझे पता ही नहीं, 3-4 महीने कोर्स करके, और उस जमाने में मैंने काफ़ी हज़ार पैसे खर्च करके मैं कोर्स करके गया, उसमें कई चीज़ें सीखी, ऐसा नहीं। तो मुझे वहाँ क्या क्या करना पड़ेगा वो नहीं सीखा मैंने। तो कोई भी कोर्स आपको वहाँ जो एक्चुअली आपको मिलने वाला है वो चीज़ सब कुछ नहीं सिखा सकता। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही अलग होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे हार्ट का ऑपरेशन कुछ भी करा लो आप, अगर लेकिन अगर वो डमी के साथ हो रहा है तो आप कर लोगे, लेकिन जब असली हार्ट पहली बार खुलेगा आपके एक एज ए डॉक्टर कोई, तो उसके हाथ कांपेंगे और वो मरीज को 100% मारेगा अगर वो सीधा चला गया। अगर उसने फिर उसके बाद कई ऑपरेशन होते देखे, उनमें एक एक चीज़ को देखा, तो तब जाकर वो एक हार्ट सर्जन बनता है। यही इसमें भी है, ये बहुत बड़ी विधा है। आपको हज़ारों लोगों को इम्प्रेस करना है, लाखों लोगों को इम्प्रेस करना है, तो सीखे, यही कह सकता हूँ। फ्यूचर के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? ऐसा मैं सोचता नहीं, जो सोचा कभी हुआ नहीं। हाँ, जो भी सपने हुए नहीं, कभी 1-2 हिंदी फिल्म मुझे बनानी है, सही समय पर बनाऊंगा, सही प्रोजेक्ट होंगे। बाकी गढ़वाली में जो कुछ चांस है, ये कोशिश करूँगा कि गढ़वाल का ये मिथ टूटे और कोई 4-5 करोड़ कमाने वाली फिल्म भी खड़ी हो। तो कोशिश करूँगा यदि उस तरह के प्रोड्यूसर्स मिले, क्योंकि मेरा मानना है कि गढ़वाल में ऐसी पॉसिबिलिटी है, गढ़वाल कुमाऊं में, कि कोई फिल्म करोड़ भी कमा सकती है। बिल्कुल। लेकिन वो एक ऐसा दरवाजा है जिस पे 3-4 बार नॉक करना पड़ेगा प्रॉपर, तब जाकर खुलेगा। तो वो 3-4 एक्सपेरिमेंट्स के मौके आसान नहीं होते कि ऐसे प्रोड्यूसर्स मिले हैं, तो उसका वेट हो रहा है। तो समय की अपनी मर्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा आप आए, और आज सच बताऊं तो मुझे मेरा बहुत जो ब्रेन वॉशिंग है उत्तराखंड सिनेमा के प्रति, वो काफ़ी अच्छा, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग एक सेशन था मेरे लिए, जिसमें मुझे वाकई नहीं पता था। हम लोग तो सिर्फ एक एंगल से देखते थे कि मूवीज़ अच्छी नहीं बन रही, बट टेक्निकली कहाँ कहाँ हम लोग कमज़ोर हैं, ये मुझे वाकई आज पता चला है। और बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया, आप आए और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। माय प्लेजर। तो आप थे अनुज जोशी जी, और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठकर, आपके साथ आपके विचार जानकर, और होपफुली मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को भी अनुज जोशी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। हम उनकी मूवीज़ तो पर्दे पर देखते हैं, लेकिन बैकएंड में कौन उन मूवीज़ के पीछे है, कैसा ब्रेन काम कर रहा है, ये वाकई जानने वाली चीज़ें हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। और
जिस तरह से आप हमें सपोर्ट करते अभी तक रहे हैं, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें देते रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।